बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर लूप की एग्जांपल को, जिसमें कि हमें ये कहा गया है कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है दैट रीड्स अ नंबर। मतलब कि रीड्स अ नंबर से हमें पता लग रहा है कि यूज़र से हमने कोई इनपुट लेनी है, तो हम स्कैन का फंक्शन लगाते हुए यूज़र से कोई इनपुट ले लेंगे और वो एक नंबर हमें बता देगा, कोई भी नंबर वो हो सकता है। ठीक है। एंड प्रिंट्स। ठीक है, तो प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ होगा और फिर हम उसकी मदद से कुछ प्रिंट करवाएंगे। और क्या प्रिंट कराना है? प्रिंट्स टेबल। ठीक है। अब ना इस किस्म के सवाल जब भी आएंगे जिसमें कि आपको देख के थोड़ा सा शक सा भी पड़ रहा है कि कहीं पे इसमें फॉर लूप इस्तेमाल होगा या कोई लूप इसमें इस्तेमाल होगा। जैसे टेबल है, तो टेबल जो है वो फॉर लूप से यूजली होंगे, क्योंकि देखें अब 2 1 जार 2 लिखा है, 2 2 जार 4 लिखा है। सपोज अगर 2 का टेबल है तो एक रेपिटेशन आ रही है ना, तो जहाँ पे भी रेपिटेशन आएगी वहाँ पे फॉर लूप आएंगे। तो इसको सोच के यहाँ से ये तो हमें समझ आ जाती है कि चूंकि इसमें रेपिटेशन है तो इसमें फॉर लूप आएगा। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आपको ये पता लग जाए कि लूप्स वाला सवाल है ना, इसको अटेम्प्ट करने का स्टेप बाय स्टेप एक तरीका है जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपके लिए कोड लिखना बहुत आसान है। अब मैं आपको ना वो तरीका बताता हूँ। तरीका हमारे पास ये है कि सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो एंड रिजल्ट है ना कोड का वो क्या है। तो इस कोड का एंड रिजल्ट है कि प्रिंट्स इट्स टेबल। ठीक है, तो एक नंबर आपने लेना है और उसका टेबल आपने प्रिंट करवाना है। तो आप कोई एक मिसाल ले लें। सपोज करें कि जो यूज़र है उसने जो नंबर एंटर किया है वो 2 एंटर किया है। अब हमने 2 का टेबल प्रिंट कराना है, वो हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है। अच्छा, अगर उसने 2 एंटर किया टेबल, तो 2 का टेबल किस तरह का होता है? 2 का टेबल कुछ इस तरह का दिखता है, हमें ये पता है। ठीक है, कि 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 लिखा है। और इसी तरह चलता चला जाएगा और एंड वाली लाइन होगी कि 2 10 जार 20, या आप 2 12 जार तक चले जाएं या 2 20 जार तक चले जाएं, वो तो आपकी मर्जी है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई। अब ना जब आप ये आउटपुट लिख लेंगे ना, तो आपने ये काम करना है, आपने ढूंढना है कि इन सारी लाइंस के दरमियान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सिमिलैरिटीज़ हैं, कि जो हर लाइंस में आ रही हैं। मतलब कि एक लाइन में भी वो है, अगली में भी है और आखिरी लाइन में भी वो एग्जिस्ट करती है। मतलब कि सब लाइंस में वो चीज़ है। और क्या इसमें पैटर्न्स हैं, डिफरेंसेस क्या है और उन डिफरेंसेस के दरमियान में पैटर्न्स क्या बन रहे हैं। बस ये दो चीज़ें जब आपको पता लग गई ना, तो आपका फॉर लूप का कोड समझे हो गया। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। सिमिलैरिटीज़ अब इसके अंदर हमें ये नज़र आ रही हैं कि सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हर लाइन के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि टू, और फिर ये मल्टीप्लाई का साइन, और फिर ये इक्वल टू, कि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे हर लाइन के अंदर नज़र आ रही हैं। अब ये जो टू है जो शुरू में लिखा हुआ है, ये तो यूज़र का वो वाला इनपुट का नंबर है कि जिसका हमने टेबल लिखना था। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर उसने एन के नाम से कोई वेरिएबल बनाया होता जिसका कि हमने टेबल लिखना था, तो ये मैं कह देता हूँ कि वो एन वेरिएबल है। ठीक है, जो कि यूज़र ने इनपुट पे देना था हमें। ठीक है ना, तो हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। तो हम ना साथ साथ बल्कि कोड भी लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी ना, जिसने कि एंड रिजल्ट बस प्रिंट करवाना है, तो उसमें शुरू में जो है ना एक परसेंटेज डी आएगा। ठीक है, और उस परसेंटेज डी के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसमें जो परसेंटेज डी की जगह पे हमने एन वेरिएबल जो है ना वो प्रिंट करवाना है। जो कि ये होगा कि भाई अगर इधर टू है अभी तो टू आ जाएगा, अगर इसने थ्री लिखा हुआ तो हर लाइन में थ्री लिखा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। और एक सिमिलैरिटी जो हमें नज़र आ रही है वो ये है कि भाई इधर मल्टीप्लाई का साइन और इधर इक्वल टू का साइन ये बार बार कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको तो हम वैसे ही लिख देंगे प्रिंटफ की स्टेटमेंट में कि हर बार इसने आना ही है। तो इधर एक मल्टीप्लाई का साइन हम लिख देते हैं कि इसने आना ही है, और इसके बाद कोई चीज़ है, अभी हमें इसका नहीं पता कि यहाँ पे ये क्या है। जो कि यहाँ पे ये लिखी हुई है 1 2 3 4, इसका हमें नहीं पता, इसकी जगह खाली छोड़ देते हैं। और इसके बाद इक्वल टू का साइन है, तो इधर हम लिख देते हैं इसके बाद इक्वल टू का साइन आना है। ठीक है। अब हम चले जाते हैं उन चीज़ों के ऊपर जो कि डिफरेंसेस हैं, या आप कह लें कि उनके अंदर, उन डिफरेंसेस के अंदर हमने पैटर्न्स को ढूंढना है। तो जो डिफरेंट है ना हर लाइन के अंदर, वो ये है कि हर लाइन के अंदर अब यहाँ पे देखें वन लिखा हुआ है, इससे अगली लाइन में इधर टू लिखा हुआ है, इससे अगली लाइन में थ्री लिखा हुआ है। तो ये चीज़ हर लाइन में रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, हर लाइन में क्या है, ये डिफरेंट है, कोई नई चीज़ आ रही है। लेकिन क्या इस डिफरेंस के दरमियान में एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है? हाँ जी, पैटर्न तो हमें एक नज़र आ रहा है। पैटर्न ये है कि भाई पहली वाली लाइन में वन लिखा हुआ है, तो अगली वाली लाइन पे हम जाते हैं वन से, तो पिछली वाली लाइन में अगर मैं +1 करूँ तो अगली लाइन बन जाती है कि भाई 1 + 1 2 होगा। अगर इसके अंदर मैं +1 करूँ टू में, तो भाई ये 3 बन जाता है। इसी तरह मैं इसमें +1 करूँ तो ये 4 बन जाता है, और इसी तरह एंड तक चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ आ गई कि हमें समझ आ गई कि पैटर्न क्या एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो बेसिकली हमारे लूप का वेरिएबल होगा एक। ठीक है, और वो हमें बताएगा पैटर्न कि हमारे लूप ने कहाँ से शुरू होना है और कहाँ ख़त्म होना है। ठीक है, तो अब जो हमारा लूप होगा ना, उसका जो एंट्री पॉइंट होगा ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वो इस पैटर्न की पहली वैल्यू होगी। और उसका जो एंड पॉइंट होगा ना, जो हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के साथ कि ये लूप कहाँ तक चलेगा, वो इस पैटर्न की आखिरी वैल्यू होगी। और उसमें जो इंक्रीमेंट हमने लिखना होता था ना,
वो होगा वो डिफरेंस जो इन दो लाइनों के दरमियान में है, जो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, +1 का, मतलब किसी भी दो लाइनों के दरमियान में। ठीक है, तो हमारा फॉर लूप किस तरीके से लिखा जाएगा, वो इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा कि आप लिखेंगे फॉर, ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे जो इसका सिंटैक्स है, उसके बाद आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराना है, तो मैं के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करा रहा हूँ, आपका जो दिल करे आप उस नाम से वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ये चीज़ मैटर नहीं करती। ठीक है ना, इसके बाद आपने ना इसको जो इनिशियल वैल्यू है ना वो दे देनी है। इनिशियल वैल्यू इस जो चीज़ वेरी कर रही थी ना, उसकी जो भी पहली वैल्यू है वो इसकी इनिशियल वैल्यू होगी। तो वो इधर थी 1, तो हमने वो दे दी। फिर आपने इसके लिए कंडीशन लगानी है कि ये कहाँ तक चले, तो आपने लिखना है के लेस देन और इक्वल टू, और इधर कौन सी वैल्यू आएगी, इधर ये वाली वैल्यू आएगी जो इसकी आखिरी वैल्यू थी। तो वो थी जी 10 की, तो इधर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर इसका सिंटेक्स का ऐसा है कि भाई सेमी कॉलन आए तो आपने वो लगा देना है। आगे आपने बताना है कि भाई इंक्रीमेंट करना है के को या डिक्रीमेंट करना है। तो हमें यहाँ से ये पता है कि हर लाइन के अंदर क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था, और कितने का इंक्रीमेंट हो रहा था, +1 का। तो +1 का इंक्रीमेंट हम शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो के प्लस प्लस लिख सकते हैं, मतलब कि के इज इक्वल टू के+1 को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं के++। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। फिर आपने ये दो ब्रैकेट्स लगा देनी है, और इस तरीके से जो है ना आपने फॉर लूप का सिंटेक्स तकरीबन लिख लिया। सिर्फ एक चीज़ जो रह गई है अभी, वो हमारे पास ये रह गई है कि हमने अभी तक ये नहीं बताया कि जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट थी उसके अंदर अब क्या क्या एंट्रीज आएंगी, वो सारी अभी नहीं हमने बताई। तो एक हमने ब्लैंक अभी तक छोड़ी थी कि इस जगह पे कुछ आएगा, अब वो हमें पता चल गया कि वो ये चीज़ थी, और इसको हमने कहा कि ये वेरिएबल के इसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसकी जगह के ऊपर मैं ये लिख सकता हूँ कि के नाम से एक वेरिएबल है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस जगह पे फिलहाल मैं %d लिख देता हूँ। ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम मैं इधर आगे कॉमा लगा के लिख देता हूँ कि के आएगा। ठीक है, लास्ट ये चीज़ रह गई कि अब इस चीज़ को कैसे प्रिंट करवाना है। अब इस चीज़ को अगर हम देखें, तो आप ये देखें कि ये वाला नंबर जो पहले वाला नंबर है, जब ये इस दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसी तरह सेकंड लाइन में देखें कि ये वाला नंबर जब दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये वाला रिजल्ट बन रहा है। अब ये पहले वाला जो नंबर है, इसको हमने कहा था कि ये n है, और ये जो दूसरे वाला नंबर है, इसको हमने कह दिया था कि ये k है। तो इसका मतलब होगा कि जो तीसरा जो रिजल्ट बन रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा जी n मल्टीप्लाइड बाय k। तो इसका मतलब है कि तीसरे वाला जो नंबर है इधर भी %d आ जाएगा, और उसकी जगह पे हमने क्या लिखवाना है, उसकी जगह पे हमने लिखवाना है n मल्टीप्लाइड बाय k। ठीक है, और इसके आगे आप लगा दें सेमी कॉलन जो कि सिंटेक्स का हिस्सा है। तो इस तरीके से आपने बड़ी ही एक आसानी के साथ फॉर लूप पूरा ही लिख दिया। ठीक है, अब आपके लिए कोड लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि कोड का जो मेन पार्ट था वो ये फॉर लूप ही था। ठीक है, अब ये आपने अगर लिख लिया है तो आगे तो आपको पता है कि हम कोड का एल्गोरिदम लिखते होते हैं, तो हम वो लिख लेते हैं। अब बस कोड का एल्गोरिदम हमारे पास क्या होगा कि हमने जो है ना लिखना है कि सबसे पहले कि हमारे कोड की पहली चीज़ क्या होगी। हमारे कोड की पहली चीज़ ये होती है कि हम कहते हैं कि भाई देख लो कि कौन सी लाइब्रेरीज इंक्लूड करानी है। तो हमें पता है कि स्कैन एफ प्रिंट एफ ने यूज़ होना है, तो stdio.h के नाम से एक लाइब्रेरी है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है, वो हमने इंक्लूड करानी है। नेक्स्ट हमें पता है कि हमने कोड को कोई एंट्री पॉइंट देना होता है। अब वो एंट्री पॉइंट कोड का क्या होगा, वो होगा जी मेन का फंक्शन। तो वॉइड मेन के नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एंट्री पॉइंट होगा कोड का। ठीक है, वो जब बन गया तो उसके बाद हमने देखना है कि क्या हमने यूज़र से कोई इनपुट लेनी है। तो हमें कोई वेरिएबल चाहिए होगा, हाँ जी, वेरिएबल हमें चाहिए होगा, इसलिए हम इंट के नाम एन के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं जो हमने पीछे भी देखा था। जब वो वेरिएबल बन गया तो हमने यूज़र से इनपुट लेनी है, तो हमें यूज़र को कुछ प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा ना कि भाई प्रिंट, हम उसको बताएंगे कुछ लिखो। तो हम एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखेंगे और उसमें उसको कहेंगे कि भाई प्लीज़ एंटर अ नंबर जिसका कि जो है ना टेबल आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसकी कोई इंग्लिश में हम लाइन बना लेंगे उस टाइम पे। ठीक है ना, वो जब होगी तो वो एक नंबर एंटर करेगा, तो वो नंबर किस में आएगा फिर, वो नंबर आगे एक स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिखी होगी जो कि रीड करवा के एन के अंदर उस नंबर को जो है ना वो स्टोर करवा देगा। ठीक है, जब वो नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है, तो क्या करना है, हमने उस नंबर से हमने बस लूप चलाना है और वो प्रिंट करवा देना है। तो आगे हमने बस इसके बाद हमारा आखिरी स्टेप जो है वो ये होगा कि हमने बस उस फॉर लूप को रन करना है जो कि अभी हमने लिखा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने अभी एल्गोरिदम तो लिख लिया है, तो इस एल्गोरिदम से कोड को लिखना जो है ना हमारे लिए अब बहुत आसान है। तो हम चले जाते हैं अपने कंपाइलर के ऊपर, और कंपाइलर में जाके जो है ना अपने कोड को शुरू कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं कंपाइलर पे, और जो कोड हमने एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखा था उसको बस अब हमने सी में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि हमने कहा था कि हम इसमें लाइब्रेरी इंक्लूड करवाएंगे। लाइब्रेरी हमने कौन सी इंक्लूड करानी थी, stdio.h की लाइब्रेरी जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है। वो जब हमने इंक्लूड करा ली तो आगे हमने बनाना था मेन का फंक्शन। तो मैंने बना दिया वॉइड मेन के नाम से एक फंक्शन,
और ये इसके अंदर अब जो भी हमने कोड लिखना है इसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहले हमने कहा था कि एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर कराना है एन के नाम से, तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। फिर हमने कहा था कि हमने इस वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेनी है, तो हम उसको प्रॉम्प्ट करेंगे कि भाई वो कोई नंबर एंटर करे जिसका कि टेबल लिखना है। तो हम कहते हैं कि प्लीज एंटर अ नंबर हुज टेबल इज टू बी प्रिंटेड, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना वो एक नंबर एंटर करेगा। अब जो भी वो नंबर एंटर करता है उसको मैंने रीड करवाना है ना, तो मैं उसको रीड करवाता हूँ स्कैन एफ की स्टेटमेंट से, और एन के वेरिएबल में उसको बताता हूँ कि स्टोर करनी है इसकी वैल्यू। इसने वो करवा दी। अब हमारे पास जब ये आ गया तो उसके बाद हमने फॉर लूप तो लिखा हुआ था पहले ही। फॉर लूप हमें पता है कि हमने लिखा था कि के इज इक्वल टू 1 से हम शुरू करेंगे, के लेस देन इक्वल टू 10 तक हम इसको चलाएंगे, और के प्लस प्लस करेंगे कि हर बार इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो है ना हमने अंदर एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट बड़ी सोच समझ के लिखी थी, जिसमें कि हमने कहा था कि इस तरीके से आएगा कि भाई लिखा होगा पहले परसेंटेज डी, जो ये पहला वाला परसेंटेज ये यहाँ पे लिखा आएगा एन जो भी वेरिएबल है, फिर मल्टीप्लाई का साइन, और फिर जो के अंदर वैल्यू है तो उसके लिए फिर परसेंटेज डी, और फिर से इधर के आ जाएगा, और उसके बाद आएगा इक्वल टू का साइन, और इसके बाद जो है ना जो उनका प्रोडक्ट था वो आएगा, तो वो भी आएगा परसेंटेज डी, और इसके लिए आ जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाई के। इनमें अगर आप स्पेसिस देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, वो बिल्कुल उसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद ये चला जाएगा नेक्स्ट लाइन के ऊपर, ठीक है। तो अब हम जो है ना इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही है या नहीं। तो मैं F11 प्रेस करता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि पहले जैसे 2 का ही हमने किया, तो हम कहते हैं इसको भी 2 का टेबल जो है ना प्रिंट कराओ, तो मैं 2 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखें क्या खूबसूरत तरीके से उसने 2 का टेबल प्रिंट करा दिया कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसी तरह करके 2 10 ज़ा 20 तक। इसी को हम रन करते हैं किसी और नंबर के साथ। तो हम लिखते हैं कि सपोज 10 का टेबल प्रिंट करवाओ, तो हम एंटर करते हैं, देखें 10 का टेबल उसने प्रिंट करवा दिया। अब हम बस ये देख लेते हैं कि ये कोड की एग्जीक्यूशन कैसे हुई है, ठीक है। तो कोड की एग्जीक्यूशन कुछ इस तरीके से हुई है कि सबसे पहले वो इस पहली लाइन पे आया है और उसने पढ़ा है हैश इंक्लूड stdio.h। इसको पढ़ने के बाद इसको ये पता चल गया कि कोड के अंदर कोई प्रिंट एफ स्कैन एफ की स्टेटमेंट्स यूज़ होनी है, तो मैं इन वाले फंक्शंस की डेफिनेशंस को इंक्लूड करवा लूँ ताकि आगे मेन को यूज़ किया जा सके। इसके बाद उसने ढूंढना था कि मेरा एंट्री पॉइंट किधर है कोड का, तो उसको पता चल गया कि मेन का फंक्शन उसका एंट्री पॉइंट है, तो वो इसके अंदर आ गया। मेन के फंक्शन में आते सार उसको पहले उसको नजर आया इंट एन, तो ये पढ़ते ही उसने एन के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इस वेरिएबल में भी कोई वैल्यू नहीं है। फिर वो अगली लाइन पे गया, प्रिंट एफ की लाइन लिखी हुई थी, तो इसके अंदर जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट था कि प्लीज एंटर अ नंबर, वो उसने स्क्रीन पे प्रिंट करा दी, जैसा कि हमने भी देखा भी है। इसके स्क्रीन पे प्रिंट आने के बाद यूजर ने कोई नंबर एंटर किया और एंटर प्रेस किया। जैसे ही उसने वो एंटर प्रेस किया तो जो भी नंबर था, जैसे अभी 10 था, वो इस एन वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो गया। इसके बाद कोड अगली लाइन पे आया जिसमें कि फॉर लूप लिखा हुआ था। तो फॉर लूप के चलाने का जो तरीक़ेकार है वो बड़ा आसान सा है और हमेशा यही फॉलो होता है। इसके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि ये वाली स्टेटमेंट रन होती है और ये वन टाइम रन होती है, ठीक है। तो इसको आप समझ लें कि ये फॉर लूप से पहले लिखी होती है। मतलब कि समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लिखी गई है, ठीक है। तो ये आप समझने के लिए ये भी समझ लें, ठीक है। तो भाई समझेंगे स्टेटमेंट यहाँ लिखी गई थी, तो पहले ही इंट के इज इक्वल टू 1 हो जाता है, मतलब कि एक के वेरिएबल के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है के नाम से, और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है 1 से, ठीक है। इसके बाद जो है ना लूप ने 3 स्टेप्स में हमेशा चलना होता है। पहला स्टेप ये कि कंडीशन चेक करो, दूसरा स्टेप ये कि जो लूप के अंदर बॉडी है इसमें चले जाओ अगर कंडीशन ट्रू है तो, और तीसरा स्टेप ये है कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दो, और फिर वो दोबारा शुरू कर देता है कि कंडीशन चेक करो, लूप की बॉडी पे जाओ, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दो, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये इसी तरीके से 3 स्टेप चलते रहते हैं। तो स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो स्टेप 1 पे आ जाए। स्टेप 1 चेक होगा कि अभी के की वैल्यू 1 थी, तो इधर चेक होगा क्या 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट रन हो जाएगी और पहली वाली लाइन आ जाएगी, जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर कंडीशन इधर आएगी और इंक्रीमेंट करेगी इसको के जब इंक्रीमेंट होगा तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो इधर चेक होगा क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर से ये लाइन पूरी चलेगी और वो आ जाएगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा कि ये पहुंच जाएगा के इज इक्वल टू 10 तक। जब उधर वो पहुंच जाएगा तो फिर जब इधर स्टेटमेंट पे आएगा तो इधर लिखा आएगा कि भाई के जो है जब 10 होगा तो इधर लिखा आ जाएगा कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब जो है ना के की वैल्यू इस टाइम पे क्या है 10 है। फिर से अभी इस लाइन पे जाएगा और इधर के को इंक्रीमेंट करेगा, के की वैल्यू 10 से इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 11। तो इधर कंडीशन पे आएगा और कहेगा क्या 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उस टाइम पे ये लूप से बाहर आएगा और लूप के बाद जो भी लिखा है वो उधर चला जाएगा। तो लूप के बाद अभी कुछ नहीं लिखा, इस वजह से हमारे पास लास्ट जो लाइन लिखी आती है वो लिखी आती है हमारे पास के इज इक्वल टू ये
के इज इक्वल टू 10 वाली लाइन के, ये वाली लाइन थी जब के इज इक्वल टू 10 था, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 100 लिखा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप रन होता है और इस तरीके से एग्जिट होता है वो फॉर लूप से। अब आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि आपने इस कोड को एक छोटी सी चेंज ऐसी करनी है कि ये एक टेबल अभी 1 से 10 तक का प्रिंट करवा रहा है ना, मतलब कि 1, मतलब कि कोई भी नंबर अगर हम के दें उसको, उसका टेबल प्रिंट करवाता है तो वो बताता है कि मल्टीप्लाइड बाय 1 से लेके मल्टीप्लाइड बाय 10 तक क्या वैल्यूज होंगी। आपने टेबल लिखना है जो कि मल्टीप्लाइड बाय 15 तक जाए, मतलब कि अगर 10 का टेबल हो तो वो अभी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 100 कह रहा है ना। इसको जब आपका कोड रन हो तो उसको आखिरी लाइन उसकी होनी चाहिए कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो इस तरह का कोड में आपने छोटा सा चेंज करना है, और वो चेंज करने से ये कोड आपका सिर्फ एक जगह पे आप चेंज करेंगे और आपके उस चेंज से जो है ये कोड चेंज हो जाएगा। तो ये आप लोगों का छोटा सा एक होमवर्क है, अगर आप ये कर लेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी फॉर लूप की या इस पूरे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी हो गई है।